आज की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे। उनमें ना खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। खूब तस्तरियां मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से मुक्त कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा भाव पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए, नहीं। यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ना थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल ना थे। उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोंटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए बैनामे कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा करते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अमोल विद्या से ही सबके आदर के पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम चढ़वा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की बरसासी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर जमीन क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने में से तो अब तक एक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या कहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत कराने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रह का ऋणी ना हो। ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किसमें इतना बल था जो उनका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था। मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा
जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, किसी ने इस अन्याय पर जमाने की गालियां दी और कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन हो, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें खेती बाड़ी से अब क्या काम? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्रियां एकत्र हों तब हंसी क्यों ना आवे। ऐसे न्याय प्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना और उसको सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी क्षण भर के लिए पंचायत से में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्यों करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला ने कहा, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई हूँ, अब आने ना आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यो आने को मैं आऊँगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरे पुराने मित्र हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के भय से ईमान की बात भी ना कहोगे? अगले दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वे स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी से जरा दूर बैठे हुए थे। पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत आरंभ हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे पूरे जीवन रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट भर रोटी मिलती और न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम्हारे सिवाय और किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर तुम्हें कोई ऐब दिखे तो बताओ। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है? पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। फिर पंच चुनने की बात आई। सभी लोगों ने अलगू चौधरी को पंच चुना। पंचों के नाम के चुनाव पर अलगू चौधरी ने थोड़ा नानुकुर किया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं इस झमेले में फंसना नहीं चाहता। वे कन्नी काटते थे क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं जो जुम्मन का गाढ़ा मित्र हूँ। आखिर में तय हुआ कि पंच जो है अलगू चौधरी ही रहेंगे। अलगू चौधरी के पंच बनते ही जीरा बहस की बात शुरू हुई। अलगू चौधरी हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतएव पूरी कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह आरंभ की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते थे। जुम्मन चकित थे, अलगू को क्या हो गया? अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरे जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्यों इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुम्मन से किसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजन को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो बैनामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय की हेर फेर के सिवाय और क्या कहा जाए।
इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक हल्का झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू ही की जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा और एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार में ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। जल्द ही दैव योग से जुम्मन को यह मौका जल्द ही मिल गया। हुआ यूं कि अलगू के पास एक जोड़ी बैल था। उसका एक बैल मर गया, एक बचा तो लोगों ने कहा कि वो किस काम का, उसे समझू साहू को बेच दो। अलगू ने बैल उधार बेच दिया। तय हुआ कि पैसा 1 माह बाद मिलेगा। खाया पिया बैल था। साहू था बनिया आदमी। वो लगा रगेदने बैल को, ना चारे का प्रबंध ना पानी का प्रबंध। बैल दिन पर दिन कमजोर होता गया। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे। उस पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। वह कुछ दूर दौड़ा और फिर बस चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से मारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब जोर जवाब दे गया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू जी और सहुआइन दोनों ही झल्लाए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हीं दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले आए। आंखों में धूल झोंक दी थी, सत्यानाशी बैल दे दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझा। हम बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड़हे में मुंह धोआओ, तब दाम लेना। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, रुपया क्या लोगे। आखिर दोनों ने तय किया कि मामला पंचायत में ले जाएंगे। अगले दिन पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए और अब की बार पंचायत में अलगू चौधरी की तरफ से जुम्मन शेख को पंच चुना गया। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वे बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई हर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुँह। इसके बाद जुम्मन शेख ने फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में दिया और साहूकार को पैसे देने को कहा। इस फैसले से चारों तरफ पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर जय के नारे लगने लगे और दोनों की मित्रता के बीच की जो परतें थी वो धुल गई और दोनों आकर गले मिलकर रोने लगे।